लोग अपने प्राकृतिक फायदों को नहीं समझते हैं और वे उनका उपयोग नहीं करते हैं। ये खराब है, नंबर एक। लेकिन इससे भी बदतर दूसरी बात, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अच्छे आइस स्केटर नहीं हो या तुम्हें यकीन है कि तुम अच्छे सेलिस्ट नहीं हो, आप बाहर जाकर कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन लोग फिर भी शेयर खरीद रहे हैं, वे हतोत्साहित नहीं है, वे सोचते हैं कि यह जुआ है। हम पीटर लिंच से शुरुआत करते हैं। टाइम मैगजीन ने उन्हें अमेरिका का नंबर 1 मनी मैनेजर कहा है। जब वो 13 साल तक फिडेलिटी मैगेलन फंड के प्रमुख रहे तो ये एक शीर्ष था। सामान्य इक्विटी म्यूचुअल फंड। उनकी नई किताब बीटिंग द स्ट्रीट स्टॉक्स चुनने और मुनाफा अधिकतम करने की सलाह देती है। और वे हमें बहुत सी चीजों के बारे में बात करने आए हैं। पीटर प्रसारण में आपका स्वागत है। सो मिस्टर इंडा, आपने वॉल स्ट्रीट पे एक किताब लिखी जिसका नाम वन अपॉन वॉल स्ट्रीट है और मुझे लगता है कि ये वॉल स्ट्रीट के बारे में बेस्ट सेलिंग किताबों में से एक है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मुझे सही कर सकते हैं। और इसलिए फिर आपने दूसरी किताब क्यों लिखी? मुझे लगता है कि मैंने इसे क्यों लिखा है, मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि उनके पास बड़े फायदे हैं, उनके पास किनारे हैं और उन्हें शामिल होना चाहिए और शुरू करना चाहिए और उन्हें सही आधार पर ऐसा करना चाहिए। ये सब है बिल्कुल, हाँ। और जाहिर है मैंने बड़ी छाप नहीं बनाई क्योंकि लोगों की संपत्तियों का प्रतिशत शेयरों में शामिल होने का जोखिम कम हो गया है। 1960 में लोगों ने अपनी वित्तीय संपत्तियों, जिसमें उनका घर भी शामिल था, का 40% शेयरों और म्यूचुअल फंडों में रखा था। 80 में यह घटकर 25% हो गया था। अब यह 17%। तुम्हें लगता है कि ऐसा क्यों है? मुझे लगता है कि 1980 के दशक में शेयरों के लिए सबसे अच्छा दशक था इस सदी में। मुझे लगता है कि लोगों ने 80 के दशक में खुद करके पैसा खो दिया क्योंकि उनकी विधियां बहुत दोषपूर्ण थीं। इसलिए मैं वास्तव में महसूस करता हूं, मैं चाहता था कि लोग समझें कि मैं नहीं चाहता कोई भी शेयर खरीदे। मैं कह रहा हूं, अगर आप शेयर खरीदने जा रहे हैं तो आपको कुछ विशेष चीजें करनी चाहिए। अगर आप ये चीजें करने को तैयार नहीं है तो अपने पैसे बैंक में ही रखें। आपका दर्शन सरल है और मुझे याद है कि हम पिछली किताब के बारे में बात कर रहे थे। मुझे लगता है हम अब पिछली किताब के बारे में बात कर रहे हैं। आपका दर्शन था अगर आप और कुछ खोजो जिससे आप खुद को जोड़ सकते हैं। मुझे याद है एक कहानी थी आपकी पत्नी और उसकी मोजे की। आपकी पत्नी बार बार कह रही थी ये पैर हैं, वे पैर और पैंटी हैं। आपकी पत्नी ने कहा ये सबसे अच्छी चीजें हैं जो मैंने कभी देखी हैं। और जब आपकी पत्नी ने ये कहा तो आपको पता था कि यह उत्पाद बेहतर था। आप पहले ला क्विंटा मोटेल में ठहरते थे और सेवा बेहतर थी, जो कुछ भी बेहतर था और कीमत भी अच्छी थी। और आपने कहा था कि ये वह जगह है जहां मैं पीटर लिंच ये बता सकता हूं कि यह एक अच्छा उत्पाद है ना? अगर ये लोग अच्छा उत्पाद बना रहे हैं तो उनकी कमाई बढ़ने वाली है, इसलिए शेयर की कीमत भी बढ़ेगी। और वही निर्णय लेने की प्रक्रिया है जिससे आपको गुजरना चाहिए। क्या मेरे पास है? बिल्कुल सही पकड़ा है। खैर, मुझे लगता है कि लोग समझते नहीं हैं कि यहाँ 100% संबंध है। एक कंपनी की आय कई सालों में क्या होती है और शेयर का क्या होता है। अगर कंपनी मैकडॉनल्ड्स कंपनी के रूप में बहुत अच्छी तरह से कर रही है तो शेयर भी बहुत अच्छा कर रहा है। लोग चिंता करते हैं बहुत ज्यादा मुद्रा आपूर्ति, तेल की कीमत पर क्या असर पड़ा है, कौन राष्ट्रपति है, किसे सुप्रीम कोर्ट में नामांकित किया जा रहा है, ओजोन परत, कुछ भी करने को नहीं है। अगर मैकडॉनल्ड्स की कमाई अगले 10 वर्षों में बढ़ती है तो स्टॉक ऊपर जाएगा। मैं तुमसे क्या कहेंगे पीटर, यह है कि जैसा कि आप जानते हैं और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, पर किसी तरह आपको ये बताना मजेदार लगता है। वे तुम्हें बता रहे हैं कि ये अन्य चीजें उन्हें प्रभावित करती हैं। एक विशेष कंपनी की कमाई की मात्रा। अगर हम मंदी में हैं तो लोग फिल्में देखने या जो भी वे करते हैं उस पर इतना पैसा खर्च नहीं करेंगे और इसलिए आपको इन अन्य चीजों पर ध्यान देना होगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। तुम्हें पता नहीं चलेगा कि वे क्या करने वाले हैं। एलन ग्रीनस्पैन फेडरल रिजर्व के प्रमुख हैं। वो ब्याज दरों की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, उन्हें पहले बताना होगा। लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि दीर्घकालिक ब्याज दरें 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद क्या होंगी। वो अब जितनी कम है उससे भी हैरान है। तो मैं ब्याज दरों की भविष्यवाणी कैसे कर सकता हूँ? मैं अर्थव्यवस्था की भविष्यवाणी कैसे कर सकता हूँ? आपको 1900 में एबीसी की मंदी तो जरूर याद होगी। 1982 में हमारे पास 20% प्राइम दर थी, 14% बेरोजगारी, 12% मुद्रास्फीति। मुझे याद नहीं कि 1980 या 81 में किसी ने मुझे ये होने वाला है ऐसा बताया था। अचानक हमें डिप्रेशन के बाद की सबसे बुरी मंदी मिली है। मैंने इसके बारे में अखबार में नहीं पढ़ा, इसलिए इन चीजों के बारे में सोचना पागलपन है। जब आप डंकिन डोनट्स के मालिक होते हैं तो आपको कोरियाई आयातों की चिंता नहीं करनी पड़ती, आपको नहीं करना। और पैसे की आपूर्ति में क्या हो रहा है, इसी तरह आप पैसा कमाते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कंपनी क्या करती है तो आपको इसमें नहीं होना चाहिए। यदि आप शेयर बाजार की भविष्यवाणी कर सकते हैं तो आप अर्थव्यवस्था की भविष्यवाणी कर सकते हैं, आप ब्याज दरों की भविष्यवाणी कर सकते हैं। यदि आप गलत शेयर खरीदते हैं तो आपका आधा पैसा वैसे भी खो जाएगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि लोगों के पास स्वाभाविक लाभ होते हैं। मान लें आपका काम रेस्टोरेंट उद्योग में है, आप कागज के सामान सप्लाई करते हैं, आप रसोई के उपकरण सप्लाई करते हैं, आप रेस्टोरेंट्स बनाने में मदद करते हैं। आपने मैकडॉनल्ड्स, चीचीज, चिलीज, क्रैकर बैरल, डंकिन डोनट्स, केंटकी फ्राइड चिकन देखा हो, ये सभी सफलता की 40 कहानियां गुना हैं। बढ़े। तुमने अपने पैसे 40 या 50 गुना बनाए। जीवन में तुम्हें कई बार ऐसा पैसा नहीं बनाना पड़ता है ना? बस आपको रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का अनुसरण करना था। लोग उद्योगों में हैं, वे पब्लिशिंग उद्योग में हैं, वे रसायन उद्योग में हैं, वे उस उद्योग के साथ क्यों नहीं रहते? आपको एक दशक में कुछ ही शेयरों की आवश्यकता होती है। जीवन भर में आपको कितने अच्छे शेयरों की आवश्यकता होती है? रेस्टोरेंट उद्योग में लोगों के बजाय वे जैव प्रौद्योगिकी शेयरों को खरीद रहे हैं। रासायनिक उद्योग बायोटेक के बारे में कुछ भी नहीं पता। रासायनिक उद्योग के लोग तेल के शेयर खरीद रहे हैं। ये पूरी तरह से बेतुका है। लोग समझते नहीं है, वे उनके प्राकृतिक फायदे हैं और वे उनका उपयोग नहीं करते हैं। तो ये खराब है, नंबर 1, लेकिन सबसे बड़ी संख्या। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप अच्छे आइस स्केटर नहीं है या अगर आप समझते हैं कि आप अच्छे सेलिस्ट नहीं है
तुम बाहर जाकर कोशिश नहीं करोगे। लेकिन लोग फिर भी शेयर खरीद रहे हैं, वे निराश नहीं है, वे सिर्फ सोचते हैं कि यह एक जुआ है, इसलिए वे आगे बढ़ते हैं और वे एक हफ्ते और आधे के लिए एक स्टॉक पर दांव लगाते हैं और ये ऊपर जाता है और उन्होंने इस पर $2 कमाए, फिर वे इसे बेच देते हैं और कुछ और खरीदते हैं। 3 साल खत्म होने पर उन्होंने सिर्फ बहुत सारी कमीशन उत्पन्न की होती है, उन्होंने शायद नुकसान किया होगा। पैसा, ये एक तो गलती आपकी है। सलाह क्या है? अगर आप एक कंपनी को नहीं समझते हैं तो आप 10 साल के बच्चे को 2 मिनट या उससे कम में समझा नहीं सकते। ऐसे मत रखिए, क्योंकि जब ये गिरता है, मान लीजिए स्टॉक 2 अंक नीचे जाता है, कि क्या हो तो रहा आप क्या करते हैं? क्या आप और खरीदते हैं? हाँ, क्या आप सिक्का और शायद उछालते आपके हैं? ब्रोकर को भी नहीं पता, उन्हें या उनके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं पता। मेरा मतलब है ऑन्टो, विमानों और मेगा फ्लॉप्स में ये सभी चीजें क्या हैं, इसके बारे में कौन जानता है? इनमें से सब कुछ वास्तव में क्या शामिल है, इसके बारे में कौन जानता है? क्या आप अपने उद्योग में निवेश करें, वही खरीदें जो आप जानते हैं, स्थानीय कंपनियों में तो निवेश सोचो कि आपके पास कोई उद्योग नहीं है। मेरा मतलब है आपको पता है, आप वास्तव में नहीं। खैर, आप स्थानीय कंपनियों को खरीदते हैं, अपने ही उद्योग की कंपनियां। वॉलमार्ट सार्वजनिक होने के 10 साल बाद ये अब एक 25 वर्षीय कंपनी है। आप स्टॉक खरीद सकते थे और इस पर 50 गुना पैसा बना सकते थे। 50 ये तब है जब आपने उसे 10 वर्ष बाद ये पहले खरीदा ही था। सार्वजनिक हो चुका था। ये भी पहले ही 5 गुना बढ़ चुका था, इसलिए आप 250 गुना बना सकते थे। लेकिन मैं कह रहा हूं, मान लो आप किसी शहर में थे, वे उसमें आए और उन्होंने कहा, खैर ये कीमतें बहुत अच्छी हैं, वे बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मुझे ये सौदे पसंद है। आपने इसे देखा, आपने इस पर थोड़ा सा काम किया। मेरा मतलब है, लोग बहुत सावधान होते हैं। जब वे एक डिशवॉशर खरीदते हैं तो वे कुछ शोध करते हैं। वे बस पर सुने किसी स्टॉक में 10,000 डालेंगे, तो अगर आपने थोड़ी सी भी शोध की होती तो आप कहते, वॉलमार्ट केवल देश के 10% हिस्से में है, वे वहां तक संतृप्त भी नहीं है, वे बाकी देश में क्यों नहीं जा तो सकते? क्या ये वही है? ये क्या उसी का है? थोड़ा और है। मैं उदाहरण दिखाता हूं, ये थोड़ा और विस्तार से है। ये वास्तव में मुझे कार्य में दिखाता है। मैंने 1991 में शुरुआती में 21 शेयर चुने। ये भी कुछ काम करते हैं, कुछ नहीं। मैं उन कंपनियों का अनुसरण करता हूं। कुछ कंपनियों की मूलभूत चीजें बिगड़ जाती हैं, सुधार करो। मैं उन कंपनियों को साल भर में देखता हूं। मैं खुदरा उद्योग की व्याख्या भी करता हूं। मैं इसे बहुत सरल बनाने की कोशिश करता हूं। मैं एक अद्भुत उदाहरण के बारे में बात करता हूं। ये एक 7वीं कक्षा है। वह शिक्षक जिसने मेरी पुस्तक पढ़ी और मेरी पहली पुस्तक जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, आप और मैंने उस पर वॉशिंगटन में एक शो किया था। सही, क्या आपको वह सही, शो याद है? सही। ये बहुत पहले की बात है। उसने किताब पढ़ी और मैंने कहा, अगर आपने 5वीं कक्षा की गणित पूरी की है तो आपसे स्टार विभाग में कर सकते हैं। उसने कहा, ठीक है। उसने इसे 7वीं कक्षा में पढ़ाना शुरू किया। 7वीं कक्षा के छात्र, इन बच्चों को कंपनियों का अध्ययन करना पड़ा। उन्हें उनकी बैलेंस शीट्स को देखना था कि क्या वे सॉल्वेंट थे, और उन्होंने स्टॉक्स का चयन किया। ये स्टॉक्स 2 सालों में 69% ऊपर थे, जब बाजार में केवल 20 की वृद्धि हुई थी। उन्होंने स्टॉक्स चुने जैसे सीमित, उन्होंने गैप चुना। वे वॉल्ट को चुनते हैं क्योंकि वे इन कंपनियों को समझते थे। उन्होंने IBM भी चुना और मुझे उस पर भी नुकसान हुआ। मेरा मतलब है, हर कोई गलतियां करता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यह वह स्कूल था, सेंट एग्नेस स्कूल, अर्लिंगटन मैस में। लेकिन इसके अलावा 80 के दशक में 8000 निवेश क्लब्स थे। ये शौकिया प्रकार के हैं। औसत लोग सिर्फ निवेश करते हैं। इन निवेश क्लबों में से 62% ऐसे ही होते हैं। क्लब्स ने बाजार को हराया। 80 के दशक में केवल 25% पेशेवरों ने बाजार को मैं एक हराया। और विषय पर वापस जाना चाहता हूँ। आप बाद में आप फिडेलिटी में वापस आ रहे हैं, है ना? जब मैं ये आप कुछ किताब करने खत्म वाले कर हैं। दूंगा, मैं पिछले साल और 1.5 हफ्ते में 1 या 2 दिन इस पर काम कर रहा हूँ। अब मैं किताब से फ्री हो गया हूँ। मैं शायद हफ्ते में 1 दिन वापस जाऊंगा युवा विश्लेषकों के साथ काम करने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए, उनसे बात करने के लिए। मैं उनसे जीरोक्स तो आप खरीदने अपनी जीवन या शैली बेचने को पीछे कह नहीं रहा। धकेल रहे मैं हैं। एक और फंड नहीं चलाने वाला। 13 वर्ष फंड चलाने के लिए काफी है। मैं बस युवा विश्लेषकों के साथ काम करने जा रहा हूँ। उन्हें प्रश्न पूछने दो, मैं उनसे प्रश्न पूछूंगा। ये काफी मजेदार अब होने आप वाला समझ है। रहे हैं ना, क्या आप अपने आप के अलावा किसी और के लिए नहीं, भी पैसे नहीं, संभालते हैं? मैं प्रबंधन नहीं करता। मैं कुछ चैरिटी के लिए दूसरे लोगों के पैसे का प्रबंधन करता हूं, पर मैं किसी के भी खातों का प्रबंधन नहीं करता। आप किसी शून्य, म्यूचुअल फंड, किसी नहीं, पेंशन फंड, शून्य, किसी कुछ विश्वविद्यालय नहीं। फंड में मैं नहीं बाहर हैं? हूं। ठीक मैं है, एकदम से तो बंद करना एकदम से चाहता ठंडा हूं। टर्की नहीं, था क्या? तुम्हें आपने? ठंडा टर्की मिला। क्या तुम खुश हो कि तुमने खुशी यह हुई, किया ये और शानदार। तुम्हें ओह, अपनी मुझे ये नई पसंद है। जिंदगी ओह, पसंद? ये 4 या बड़ा 5 साल पहले आपने बस ये कहा और मैं ये सारा पैसा प्रबंधित कर रहा हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं छोड़ने वाला वह हूँ। सही है। और फिर क्या? और तुम वहां क्या करने गए थे? दरअसल मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अधिक समय बिताना चाहता था, और यह एक दिलचस्प स्थिति थी क्योंकि मुझे अपनी नौकरी बहुत पसंद थी। मैं अपनी नौकरी को पूरी तरह से चाहता था, पर मुझे बाहरी गतिविधियां पसंद थीं, और मैं जवान था। तुम्हें पता है, मैं 30 साल की उम्र तक चैरिटी के काम में शामिल नहीं था। तुम्हें पता है, मैं उन छोटे बच्चों को बस उन्हें एक किताब पढ़कर शुभरात्रि चांद में सो जाते हैं और सब कुछ समाप्त हो जाता है। जब वे बूढ़े हो जाते हैं तब समय ज्यादा लगता है, इसलिए मुझे परिवार के साथ आनंद आया। मैं सुबह 6 बजे काम के लिए निकल जाता था, रात को 7 बजे घर लौटता था। हफ्ते में 6 बॉस्टन दिन, में था? हाँ, महीने में 14 दिन यात्रा करना, ये बहुत ज्यादा था। इसलिए मैंने कहा बस मैं ये सहन नहीं कर सकता, और सौभाग्य से मैंने पर्याप्त पैसा कमा लिया था कि मैं कह सकता था कि मैं नौकरियों को छोड़ सकता हूँ। मुझे परिवार या बाहरी गतिविधियों को छोड़ना नहीं पड़ा। फिर क्या हुआ? तो तुमने अपने खैर, साथ मैंने क्या लगभग किया? 80-90 घंटे के सप्ताह से घटाकर 40-50 घंटे का सप्ताह कर लिया है। मैं बच्चों के लिए नाश्ते और दोपहर के खाने बनाता हूँ, और मैं वर्तनी शब्द और स्पेनिश शब्द सिखाता हूँ। कैरोलिन गणित और विज्ञान पढ़ाती है, और मैं सुबह में कैरोलिन से मिलता हूँ। मैं किसी जगह पर जा रहा हूँ। मेरे विचार में आपको कहीं जाना चाहिए, अगर घर पर रहते हैं तो कुछ नहीं होगा। मैं टेलीफोन का जवाब नहीं देना चाहता था या कार्टून देखना चाहता था, इसलिए मैं सोता रहता था। इसलिए वो कठिन काम करती है। और मैंने कहा, फिदेलियो ने मुझे एक कार्यालय दिया और मेरे पास एक सचिव है, और मैं खर्च करता हूँ
ज्यादातर समय चैरिटी के कामों में व्यस्त रहता हूँ, जैसे कि शहरी स्कूल, हाँ। शहरी पुस्तकालय, शहरी आवास, लोगों को उनके पैसे वैसे ही। प्रबंधित करने में नहीं, मदद करना या बिल्कुल इसे भी नहीं। सिर्फ मूव मैं करने कुछ में मदद चैरिटीज का करना। हिस्सा हूँ, मैं कुछ के निवेश समिति में हूँ, मैं बोस्टन कॉलेज के नेशनल हॉस्पिटल में भी शामिल हूँ। लेकिन मैंने इसमें जो अतिरिक्त चीजें जोड़ी वास्तव हैं में चैरिटी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल होना